नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है इस धमाकेदार वीडियो में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 9 को लेकर आ गए हैं और इससे पहले हम लोग मॉक टेस्ट 8 तक कर चुका है। तो आज की ये वीडियो बेहद ही यूज़फुल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे वे सभी आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से रहेंगे। समझिए, बोर्ड एग्जाम में समझिए इसी तरह के क्वेश्चन छपे गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कृपया स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपने हमारे पूरे मॉक टेस्ट का जो सेशन हमने बना रखा है, उसको यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, तो आपको मालूम चल गया होगा कि इससे आपको कितने लाभ हुए हैं। तो एक बार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम गवाए। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए चलते हैं सीधा एक नंबर प्रश्न की। तो देखते हैं आज के सेशन में कैसे-कैसे प्रश्न होंगे और बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह दिया है कि 0.4 पर बार का वर्गमूल है। तो देखिए, ये प्रश्न ना कुछ बच्चों को थोड़े आसान लगेंगे और कुछ बच्चों को ये इसमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बच्चे जल्दी नहीं देखे होंगे। तो हो सकता है आपका बोर्ड एग्जाम इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। पूछा गया कि 0.4 बार का वर्गमूल बताना है, इसका मान नहीं बताना है, हमको इसका वर्गमूल बताना है कि इसका वर्ग जो वर्गमूल होगा। और भी जो देखिए यहाँ पे कितने फँसा के ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ते हैं तो इसको मैं सिखाना गारंटी रखता हूँ। आइए क्या कह रहा है 0.4 पर बार है ना, इसका हमें क्या करना है, तो वर्गमूल लिखना है, यानी यह मान निकालना है। आप हमको ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, जो ये 0.4 पर बार है, इसको हम यदि p/q के रूप में लिखे, तो ये हमने आपको बता रखा है। यदि आपने नहीं दिखा है तो पिछले वाले कई वीडियो में आपको ये सभी मिल जाएगा कि इसको कैसे हम लोग सरलतम रूप में लाते हैं। देखते हैं कि जो संख्या रहती है सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं और जितने संख्या पे बार होती है उतने 9 लगा देते हैं। एकदम सही है। अब यदि इसके पहले कोई और संख्या रहती तो उसके उतना 0 लिखते, पर कोई संख्या नहीं है तो इतना ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 4/9 का यदि हम वर्गमूल करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2/3 आएगा। एकदम सही बात है। अब इसी का तो मान करना है, तो हम 2 में यदि 3 से भाग करें तो यहाँ पे हम भाग करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपको साफ-साफ देखिए 3 से करना है तो यहाँ 0 बैठाएँगे तो ये 0 पॉइंट हुआ। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए कितना हुआ, 3 छक्के 18। फिर 2 आएगा, 0 बटा तो 3 छक्के 18। फिर यहाँ पर 2 आएगा 0 तो 3 छक्के 18। ये हमारा जो क्या आ रहा है, 0.666 इस तरह से आएगा आगे, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, चूँकि 6 बार-बार आ रहा है, इसलिए हम 6 पर बार लगा देंगे। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितना सिंपल सा, कितना अच्छा प्रश्न था, अच्छा लेवल का प्रश्न था। आई होप सभी ने इसको नोट किया होगा और इस तरह के प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो आज के बाद से छूटने नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एपी से है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि किसी एपी का प्रथम 11 पदों का योगफल 231 है, तो इसका छठा पद बताइए क्या होगा? देखिए, हालाँकि ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछा है ताकि बच्चे इसमें क्या हो, कन्फ्यूज़ हो। तो इस तरह के प्रश्न यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो छूटने नहीं चाहिए। आइए बताते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें ना हमको ए मालूम है, ना ही डी मालूम है, और चूँकि छठा पद निकालना है तो हमको ए, डी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक क्लू हमको क्या दिख रहा है कि 11 पदों का योगफल दिया है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो 11 पद का योगफल मतलब क्या हुआ, ए 11 का मान दिया है। ए 11 का मान कितना दिया है, 231। 231 लिख लिए, इसको यहीं छोड़ते हैं। निकालना क्या है हमको, ए 6 का मान निकालना है। ये छठा पद, ये 6, यानी कि ए प्लस 5डी का मान हमें चाहिए। इतना ही का मान चाहिए हमको, ए प्लस 5डी का मान हमें निकालना है। तो आइए सूत्र हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब आपको ये बताइए, आप हमको ये बताइए कि इस 11 का जो यहाँ पर फ़ॉर्मूला लगाएँगे, जो एन का जो फ़ॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, तो n/2 होता है। तो n की जगह पे 11 है, यानी कि हो जाएगा 11/2। एकदम सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाद होता है 2a, तो 2 हो जाएगा, ये नहीं मालूम है तो ये रहने देंगे। अब प्लस में होता है n-1, तो n की जगह पे 11 -1, और डी भी नहीं मालूम है तो हम डी भी इसी तरह गुना में रख के छोड़ देंगे। और इतना का वैल्यू हमको दे रखा है 231। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा 11/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a, प्लस 11 में से ये गया तो कितना हो गया, 10 डी हो गया। हो गया कि नहीं? 10 डी हो गया। और अब ये हो गया हमारा 231। अब हम ध्यान से देखें तो इस 11 से हम इसको काट सकते हैं। कितना मरतबे? तो 11 दूनी की 22 और इसमें 1 बचा तो 11 एकम 21। 21 मरतबे काट सकते हैं, एकदम सही है। तो इधर हमारा कितना बच गया है? तो इधर हमारा बच गया 1/2 और इधर अंदर में क्या बच गया है, 2a प्लस 10d इक्वल टू 21 इधर बचा हुआ है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या, हमको दिख रहा है कि इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 2 कॉमन लिए तो 2 बाहर आ जाएगा। तो इसमें बच गया a प्लस ये कितना हो गया, 5d इक्वल टू कितना हो गया, 21 हुआ। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया तो केवल कितना बच गया, a प्लस 5d इक्वल टू 21।
अब आप देखिए एग्जामिनर ने कितना चालाकी किया है। हमको निकालना था a प्लस 5d का मान, जो कि खुद निकल के आ गया। देखिए तो a प्लस 5d का मान निकल के आया ही नहीं, यानी छठा पद का मान निकालना है a प्लस 5d का मान, जो कि खुद निकल के कितना आ गया है, 21 आ गया है। तो डेट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कोई इसमें भारी बात नहीं थी, एकदम आसान था, सिंपल था, केवल आपको आगे बढ़ना था। और आप देखिए आप रास्ते पे चलते जाइएगा ना, तो एक नया रास्ता आपके सामने आता जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को देखकर घबराइए नहीं, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, हो सकता है आपको मंजिल मिल जाए। तो देखिए तो हम लोग भी आगे चले, यहाँ पे हम लोग को मंजिल मिला कि नहीं, हमको छठे पद का मान निकालना था, जो कि होता है a प्लस 5d, और हम लोग आगे बढ़े तो a प्लस 5d का ही मान मिल गया, जो कि 21 हुआ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा। आई होप सभी को क्रिस्टल एंड क्लियर हुआ होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासे के एक फेक में 3 तथा 6 के बीच आने वाली संख्याओं का प्रायिक। देखिए तो ये कैसा गर्दा उड़ाने वाला प्रश्न है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमसे पढ़े होंगे, वे सभी इस प्रश्न को क्या करेंगे, 2 से 3 सेकंड में गर्दा उड़ा के रख देंगे। हम यदि पासा को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आते हैं, तो 1 2 आता है, 3 आता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो टोटल कितने इवेंट है, तो 6 है, तो 6 को हम लोग हमेशा नीचे रखते हैं, टोटल इवेंट को नीचे रखते हैं। अब जो क्या मांगा गया है, हमसे मांगा गया है कि 3 तथा 6 के बीच, तो हम देख सकते हैं 3 हमारे यहाँ पे है और 6 हमारा यहाँ पे है। इसके बीच में कौन-कौन आ सकता है, तो या तो 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो ये कितने इवेंट बन रहा है, तो 2 इवेंट बन रहे हैं। इसी को काट दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 1/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जो आपको 5 से 10 सेकंड में बन जाने वाले होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2a के पावर 2a के पावर 0 और 3b के पावर 0, 4c के पावर 0 का मान है। तो कुछ बच्चों को यदि मालूम नहीं है तो हम बता दें कि किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या, मान लेते x कोई भी संख्या है, मान लेते x कोई भी संख्या है, यदि इसका पावर जैसे हम लोग 0 देखेंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। यदि आप कहेंगे इसको हम प्रूव करके दिखाएं तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए हम यदि केवल आप यहाँ पे याद रखिए कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 दिखे तो वह 1 के इक्वल हो जाता है। तो हमको निकालना क्या है, 2a के पावर 0 प्लस 3b के पावर 0 प्लस 4c के पावर 0 का मान, ये हो गया 2। और ये भी देखिए, ये कोई भी एक संख्या है, संख्या हो या कुछ भी हो। अब हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि कुछ भी हो उसका पावर यदि 0 दिखे तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, चाहे वह कोई भी हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर हमारा अनंत तक कुछ भी कोई भी संख्या हो सकता है। यदि उसका पावर हम लोग 0 देखे तो उसका मान 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी देख रहे हैं, ए का पावर 0 है यानी इसका भी मान 1 हो गया। उस तरह से इसका भी मान क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और उस तरह इसका भी मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 3 7 2 कितना हुआ, 9 हुआ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान प्रश्न था, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। देखिए ये प्रश्न केवल घुमाने का प्रयास किया गया है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। लिखा गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर प्लस में लिखा गया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1। तो देखिए जो बच्चे थोड़े भी नहीं जानते हैं या हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे, वे क्या बच्चे करेंगे, वो फटाफट क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मान इसका स्क्वायर, इसका मान इसका स्क्वायर। तो उस तरह से उतना टाइम हमें होता क्या है परीक्षा में, परीक्षा में हमें उतना टाइम तो मिलता नहीं है। हम जितना जल्दी करेंगे उतना आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, क्लू खोजेंगे। क्लू क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर दिख रहा है और कॉस स्क्वायर दिख रहा है। जैसे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिखा था, हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर थीटा दोनों में सेम है, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बन गया, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो केवल इन दोनों का मान कितना आ गया, तो 1। ओके, अच्छा, अब ये बच गया एक अकेला, तो इसका निकाल लीजिए क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, और इधर माइनस में पहले से एक 1 दिया है। ओके, एक 1 से एक 1 कट गया तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आया, 1 आया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उतना टाइम नहीं लेना है, केवल इस तरह से क्लू निकाल कर करना है। देखिए एग्जामिनर जो भी प्रश्न देगा उसमें कुछ ना कुछ क्लू छुपा होगा, तो आपको केवल दिमाग दौड़ाना है। और यदि हमारे सभी वीडियो को आपने देखा हुआ था, आपका उतना दिमाग तो तेज हो ही गया होगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही लगा देते होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का निर्विकल्प है। देखिए बच्चे सभी रट के रखते रहते हैं कि द्विघात समीकरण का मान क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0। तो इस द्विघात इस समीकरण के लिए जो डी यानी कि विविधता का मान होता है ना, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो केवल बच्चों को ये रटाया जाता है कि हाँ, इसके लिए इतना याद कर लीजिए, पर आपको यहाँ पे ध्यान यह देना होता है कि ये कब लागू होगा, जब यह इस रूप में होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, एक्स का गुणांक बी होगा और यहाँ पर अचर पद में सी होगा, तब यह हमारा ये फॉर्मूला होगा। इसके लिए यह फॉर्मूला है। पर यदि एक साल क्या किया एग्जामिनर ने, क्या किया, जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सभी मानों को बदल दिया, पर बच्चे क्या याद किए थे, केवल इतना याद किए थे और संयोग से वो ऑप्शन में भी था, तो बच्चे सभी इसी को लगाकर आ गए थे। उस प्रकार से सभी बच्चों का आंसर गलत हो गया था। पर आपको उतना गलती नहीं करना है। एक एक नंबर लेने के लिए आप यहाँ पर ध्यान से पहले उस इक्वेशन को लिखिए, क्या कर रहा है, बी एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स और माइनस में सी इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हम यही रखाएंगे, पर उसके मान को चेंज कर देंगे। हमको निकालना है डी का मान, तो डी वही फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप क्या करेंगे, हम मान को बदलेंगे। यहाँ पर b क्या होता है, तो x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे हम खोजेंगे x का गुणांक क्या है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम खोजेंगे कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम खोजेंगे कि हमारा b क्या है। तो b यहाँ पे हमको माइनस ए दिख रहा है, यानी कहने का मतलब माइनस ए का स्क्वायर और फिर माइनस में 4 और ए की जगह पे क्या है, तो ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है, b है। और c क्या होता है, जो कि अचर पद होता है, जो कि यहाँ पर माइनस सी दिया है, तो माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और ये माइनस में माइनस से गुना होकर प्लस में हो गया, ये हो गया 4bc। ये कहाँ पे दिख रहा है, तो हमारा डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा। तो आपको गलती नहीं करना है और एक भी गलती नहीं करना है, 50 में 50 आपको ऑब्जेक्टिव लाना होगा। बिंदु -2 3 की दूरी एक्स अक्ष से क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आपको समझाने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास तरीका है, तो हम क्या करें, एक हम बनाने का प्रयास करते हैं कार्तीय तल। यहाँ पर इस प्रकार से हम लेकर मान लेते हैं हमारा हो गया। चलिए इस प्रकार से बता देते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से हम 2 खींचते हैं लाइन, ठीक है। अब बताइए जो -2 और 3 है वह किस पाद में होगा, ये हमको ये बता दीजिए। तो माइनस वाला यहाँ पे पहले एक्स वाला खोजेंगे, तो माइनस इधर आएगा और प्लस इधर जाएगा, यानी कोई बिंदु होगा वो किधर आएगा, तो यहाँ होगा। मान लेते हैं सपोज डेट कि ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस बिंदु की दूरी मान लेते हैं इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, ठीक है। इस बिंदु की दूरी इस प्रकार से है, ये हमारा क्या बन गया, बिंदु बन गया। तो मान लेते हैं कि इस जो बिंदु की दूरी है ना, वही पूछ रहा है कि जो ये बिंदु बन रहा है वह एक्स अक्ष से क्या है, इस बिंदु की दूरी इस एक्स अक्ष क्या, हमारा एक्स अक्ष ये हुआ हमारा क्या, एक्स अक्ष। तो इस बिंदु की दूरी एक्स अक्ष से क्या है, तो यही ना दूरी इसका है। तो यह दूरी क्या है, यह दूरी क्या है, तो यह हमारा वाई पे बता रहा है। और वाई क्या होता है, देखिए यह दूरी पूछ रहा है, तो यह क्या होता है, वाई। वाई यानी कि कोटि, तो इसमें हम कोटि खोजेंगे, कोटि क्या है, 3 है, तो डेट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही पूछता कि इस बिंदु की दूरी वाई एक्स से क्या हो जाती, तो वाई एक्स हम इधर खोजते, वाई एक्स यही ना दूरी हो रहा है, यह दूरी क्या है हमारा, यह दूरी हमारा एक्स पर आ रहा है और एक्स हमारा भुज होता है, तो उस पर हम -2 लगा लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें आपको जाननी थी, उसको हमने बताया, आई होप सभी ने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। सिंपल सा प्रश्न है, ये बताते हैं। कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण दिया है, तो विकर्ण लिखेंगे थोड़ी ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ग का विकर्ण आपको याद होगा कितना होता है, √2 गुने का भुजा, √2 गुने का भुजा, इतना होता है वर्ग का विकर्ण। और इसी का मान दिया है कितना, 16 गुने, सॉरी 16√2 दिया है, 16 और √2 दिया है कि नहीं, इतना दिया है। तो हम √2 से √2 को काट देंगे, यहाँ से डायरेक्टली कितना, हमको भुजा कितना मिल गया, हमको भुजा मिल गया 16, हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परिमाप। ठीक है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुने का भुजा होता है, 4 गुने का भुजा होता है। तो 4 रख दिया, भुजा का मान कितना है, 16। ये हो गया हमारा 16 चौका 64। एक तो आसान प्रश्न था, आई होप सभी ने इसको बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, यहाँ पे आ गया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, ध्यान दीजिए 3 गुनी कर दी जाए, तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्त का परिधियों का अनुपात क्या हुआ। तो देखिए देखिए, मान लेते हैं 2 वृत्त है, एक नया वृत्त होगा और एक पुराना वृत्त है। तो मान लेते हैं कि पुराने वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वह r है, या मान लेते हैं r1 है, ठीक है। और जो हमारा नया वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, r2 है। तो पुराने वृत्त की त्रिज्या r1 है और नया जो वृत्त बन रहा है वो क्या है, R2 है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो मान लेते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या R1 थी और दूसरे जो वृत्त की त्रिज्या है ना, वह 3 गुनी हो जा रही है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी हो जा रही है, यानी R2 का मान कितना हो जाएगा, 3R1। सिंपल सा था। देखिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 थी, अब त्रिज्या क्या हो गई, इसकी 3 गुनी हो गई। जो R2 का मान होगा वह 3 गुनी इसके हो जाएगा कि नहीं। तो इस त्रिज्या के लिए यदि हम परिधि का मान निकालें, तो परिधि का मान होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं। तो ये हम R1 आर का R1 से यदि ट्रांसफर करते हैं, हमारा क्या बन जाएगा,
ये हमको क्या दे देगा, ये दे देगा हमको 2 पाई r1। तो इसका परिधि ये हुआ। उसी इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे 2 पाई r। तो इसमें आप क्या करेंगे, r को r2 से ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r2। अब यहाँ से हम मान को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और r2 का मान हमको दे रखा है कितना, 3r1। हो गया, इतना हो गया। तो हम देख सकते हैं इसमें 3 से 2 से गुना होती है, हुआ 6 पाई r1। पूछा क्या था कि नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात, यानी नए वृत्त को ऊपर रखना है, तो नए वृत्त की परिधि हमारा कितना है, 6 पाई r1, और पुराने वृत्त की परिधि कितना है, 2 पाई r। इतना हो गया। तो पाई r1 से पाई r1 कट गया, और 2 से 6 भी कट गया, तो यानी आ गया ऊपर 3 और नीचे 1। क्या रेशियो बना, 3:1 का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सभी ने समझा होगा। यदि थोड़ा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन है, प्लीज थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर एक बार देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये एक बहुत ही अच्छा, इसको आप VVI प्रश्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा है कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर भुजा लिख लेते हैं। भुजा कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए हमको वर्ग की भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके अंदर, तो मान लेते हैं सपोज एक वर्ग बना लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, एक झूठ मूठ का वर्ग बना लेते हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आप मान के चलिए कि इनकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर, यानी 6 6 6 6 है। अब क्या करें, इसके अंदर वृत्त खींचना है, तो वृत्त हम कैसे खींचेंगे, तो इस प्रकार से। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो आप लोग सूत्र समझने का प्रयास कीजिएगा। सपोज नोट ये हमारा क्या है, इसके अंदर हमने वृत्त खींच दिया, तो कह रहा है इसी वृत्त का आप क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त की त्रिज्या का मालूम होना आवश्यक है। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे मालूम चलेगी, आप हमको ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया है। चूंकि ये वर्ग की भुजा थी, ये भी 6, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इससे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। यहाँ से इस छोर से इस छोर की लंबाई भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए जैसे ही हमने ये 6 सेंटीमीटर खींचा, इसके साथ हमें क्या मालूम चला कि ये जो रेखा है ना, वह वृत्त की व्यास बन गई। कि एक परिधि से दूसरी परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास बोलते हैं। ये जो रेखा वृत्त की क्या बन गई, व्यास बन गई। तो इसके व्यास का मान कितना आ गया, कहने का मतलब जो डी का मान हो गया वो क्या हुआ, तो भुजा के बराबर हो गया। और भुजा कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे आर, तो त्रिज्या हमारा क्या होता है, d/2 होता है। तो 6 में 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं। हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पर बात कि दिख रहा है कि सभी क्वेश्चन में हमको पाई पाई दिख रहा है, यानी पाई का मान नहीं लेना है। तो पाई को इस तरह छोड़ देंगे, और आर का स्क्वायर बोल रहा है, तो आर यानी का है मतलब 3 का स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा पाई है 3 के 9, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे थे, हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा आगे लिख लेंगे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई सभी ने समझा होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया गया है कि 1 - 10² 45 डिग्री और 1 + 10² 45 डिग्री का मान बताइए। आइए कुछ इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा आपको डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। आपने याद किया होगा साइन 2 थीटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। आप बोलेंगे ये क्या बता रहे हैं, हाँ देखिए एकदम सही बात है कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये भी होता है। उसी तरह कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस में tan² थीटा, और एक बट्टा में होता है 1 प्लस में tan² थीटा। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, ताकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते तो डायरेक्ट हम मान रखकर निकाल सकते हैं। यदि आप गौर फरमाइएगा इस वाले यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री, जो कि सीधा इस पर दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, 1 - tan², क्योंकि थीटा दोनों में सेम है, तो 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, क्योंकि ये सेम टू सेम यही दिया है। यानी कहने का मतलब हमको कितना का मान निकालना है, cos थीटा का। चूंकि ये cos थीटा के इक्वल है, तो हम डायरेक्ट cos थीटा का मान निकालेंगे, cos 2 थीटा का। अब कॉस को कॉस रहने देंगे, ठीक है, 2 को 2 रखेंगे, और थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना दिया है, तो 45 डिग्री। अब राइट मान को हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको तावला नहीं होना है, हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं करना है, और अच्छे से क्वेश्चन को बनाकर आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जब a बराबर है। यानी यह जो हमारा इक्वेशन दिया गया, ये कब सत्य होगा? जब a का मान इसमें से क्या होगा कि ये सत्य हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप क्या कीजिए, एंगल के मान को रख कर चेक कर लीजिए कहाँ पे बराबर आ रहा है, या आप क्या कीजिए, तोड़ कर निकाल लीजिए। यदि हम 0 डिग्री को देखिए, दो प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। यदि हम 0 को एक जगह पर रखेंगे तो ये हमारा 0 डिग्री बना देगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, इधर हमारा 0 आ गया, तो इधर भी 0 आना चाहिए। यदि हम 0 को यहाँ पर रखेंगे तो साइन 0 डिग्री में बनेगा, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 में 2 शून्य तो 0 हुआ। यानी दोनों क्या हुआ, सेटिस्फाई किया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। या यदि आपको उस तरह से समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, साइन 2a बराबर दिया गया हमको कितना, 2 साइन a, ठीक है। और साइन 2a का एक फार्मूला आपको याद किया होगा, होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a, सॉरी, होता है 2 साइन a इंटू में होता है कॉस a। इतना होता है कि नहीं? इधर दिया हमको 2 साइन a, ओके। इस साइन से 2 से साइन 2 कट गया, इधर हमारा बच गया कॉस a, इधर हमारा बच गया केवल 1। अब ये हो गया कॉस a बराबर 1, कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस हमारा cos 0 डिग्री मान हमारा क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ से cos की तुलना cos है, तो 1 की तुलना किससे हो जाएगी, 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरह भी आप 0 डिग्री ला सकते थे, या आप ऑप्शन बी रखकर चेक कर सकते थे। आइए अब अपने दोनों तरीकों को समझा होगा, और इस तरह के प्रश्न आपसे चूकने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एसी बराबर है बीसी के, तथा एबी स्क्वायर 2ac के स्क्वायर बराबर है, तो कोण बी का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एसी जो है ना, और बराबर है किसके, बीसी के। इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हमको क्या क्या बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर है ना, यह किसके बराबर है, 2ac स्क्वायर के बराबर है, ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी स्क्वायर लिखेंगे, और इस एसी स्क्वायर को, जो दो गो एसी स्क्वायर है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक लिख लेते हैं एसी स्क्वायर, और फिर एक लिखते हैं एसी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर रहने देंगे। अच्छा, ये जो एसी है ना, ये एसी है, ध्यान से देखिए, यह बीसी के बराबर है। एसी जो है वह बीसी के बराबर है, तो एसी का स्क्वायर मतलब ये इसका बराबर है, तो बीसी का स्क्वायर हो जाता है। इसके जगह पर हम बीसी का स्क्वायर कर लेते हैं, इसके जगह पर हमने बीसी रख लिया, और इधर इधर क्या है, तो एक एसी स्क्वायर है। और हम देख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में दो छोटे छोटे भुजाओं का वर्गों का योग, उनके एक तीसरी भुजा के, देखिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग उनकी तीसरी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो गया। तो इसमें बताना है आपको कोण बी क्या हुआ। तो ये कहाँ पे होता है लागू, देखिए, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो उसमें जो एंगल होता है ना, 190 डिग्री हो जाता है। पर इसमें ना बहुत बच्चे गलती करेंगे। कोण बी का मान पूछा है, इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको हम ट्रायंगल बनाते हैं, चूंकि इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, ये हमको पक्का है। इसके लिए हम एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, पूछ रहा है कोण बी का मान बताना है, तो यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा ए बी क्या है, तो बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा, ये त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन होगी, तो यही ना बड़ी भुजा दिख रही है, यानी इसको हमको ए बी मानना पड़ेगा। ए बी, अब इसको हमने ए बी माना, तो ये हमारा बच गया सी, इसको हमने सी मान लिया। अब देख सकते हैं, ये जो ए बी का स्क्वायर है ना, वह बीसी के स्क्वायर और एसी के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कहने का मतलब कोण सी का जो मान है 190 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है कोण सी का मान कितना है, 90 डिग्री है। अब हमको ये बताइए, आप हमको, ये यहाँ पे सी हमारा 90 डिग्री आ गया, तो पूछ रहा है क्या है, तो कोण बी का मान, यानी इसका मान हमको बताना है। तो ये चूंकि ये हमारा क्या है, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं यहाँ पे बराबर है। कौन, एसी बराबर है बीसी के, एसी बराबर है बीसी के, यानी कहने का मतलब ये वाले भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, तो बीसी के सामने यह वाला एंगल और इसी के सामने यह वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि सी अकेले कितना ले लिया है, 90 डिग्री, यानी इन दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि तीनों का योग 180 होना है, तो ये सी केवल अकेले 90 है, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, और साथ साथ हम जान रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और ये हमारा 45 हो जाएगा। तो बी का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत किए होंगे और 90 डिग्री मारे होंगे, और अपना लगाकर आ रहे होंगे या बोल रहे होंगे हमने सही लगा कर आया है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका गलत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोण सी का मान क्या हुआ, तो हम 90 लगा सकते थे, पर यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या क्या चालाकी करके कोण बी पूछ दिया, और इसका मान 45 डिग्री हो जाएगा। आइए सभी ने इसको समझा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, रैखिक समीकरण जिसका घात एक हो। तो वही पूछा है, रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, तो एक होता है। वही पूछता है कि द्विघात समीकरण का
घात कितना होता है, तो 2 होता है। रैखिक समीकरण मतलब एक घात, द्विघात समीकरण मतलब 2 घात। अब आप बोलिएगा कि जिसका घात 0 उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि 0 घात वाला समीकरण क्या कहलाता है, तो उसको आप लोग अचर पद बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a माइनस बी कॉमा ए तथा a प्लस बी का माध्य है। तो 3 संख्या हमको दी है, a माइनस बी, ए और ए प्लस बी, ठीक है। इन तीनों का हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आंकड़ों को जोड़ दीजिए। आंकड़े कितने हैं, तो आंकड़े 3, 1, ए 2, ए 3, तो 3 से भाग कर दीजिए। तो आइए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं कि अब माइनस में भी और प्लस भी कट गया, तो क्या बच गया, एगो ए, एगो ए, दूगो ए, एगो ए, 3 गो ए हो गया, और नीचे क्या है 3 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 से 3 भी कट रहा है, तो हमारा ए आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल सा प्रश्न था, सभी ने बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच का मान क्या कहलाएगा। तो आप बताइए कि हम चरों को आरोही या अवरोही क्रम में कब सजाते हैं, माध्य निकालते हैं तब, या माध्यिका निकालते हैं तब, या बहुलक निकालते हैं तब। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कि जब हम माध्यिका निकालते हैं तो चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब वही बोल रहा है कि जब हम चरों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाएंगे तो जो बीच का जो मान आता है वो क्या बताता है, तो माध्यिका बताता है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप बता सकते थे, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पीई बराबर 0.4 है तो पीई नॉट का मान क्या होगा। ओके, देखिए आप जानते हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके, सॉरी यहाँ पर हमने गलती लिख दिया, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, ओके, और उसके उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का युग्म होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है। अब आपको घटना घटने की प्रायिकता दे रखा है कितना, 0.4। आपको बोल रहा है कि पीई नॉट का मान बता दीजिए। तो देखिए, तो ये बहु वाला प्रश्न है कि नहीं, सबको निकाला है कि नहीं, तो पीई नॉट का मान निकालना है। तो ये दिख रहा है, एक हो गया, ये 0.4 इधर आके घट रहा है, तो 0.4 जब घटाइएगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो इधर पॉइंट बैठाएंगे तो हमारा 0.6 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आसान प्रश्न था, इसको भी जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 3 तथा टेन अल्फा बराबर इतना है, तो टेन बीटा का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है रूट 3। तो पहले इतना से हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये रूट 3 है, तो रूट 3 टेन कितना का मान होता है, तो टेन 60 डिग्री का। ओके, टेन की तुलना टेन से, तो अल्फा प्लस बीटा की तुलना यानी एंगल की तुलना एंगल से, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, 60। इसको हम यही पे छोड़ते हैं, इक्वेशन 1 लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था कि टेन अल्फा बराबर दिया है 1/√3। ओके, तो यहाँ से हम टेन अल्फा लिख देते हैं। अब बताइए 1/√3 टेन कितना का मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है। टेन की तुलना टेन से, एंगल की तुलना एंगल से। इस 30 डिग्री के मान को हम इक्वेशन 1 में लाकर पुट करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 60 है, तो अल्फा की जगह पर हम कितना रख देंगे, तो हमारा अल्फा की जगह पर कितना रख देंगे, 30 डिग्री। अब प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अल्फा की जगह पर हमने कितना रख दिया, यहाँ पर 30 डिग्री रख दिया, तो प्लस में कितना बच गया, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हम बीटा का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो बीटा का मान कितना निकल गया है, 30 डिग्री। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था टेन बीटा का मान। तो यहाँ पर टेन हो गया और बीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री, तो रख दीजिए। तो टेन बीटा का मान कितना आ जाएगा, टेन यानी 30 डिग्री का मान पूछा जाता है, यानी 1/√3 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने समझा होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट डिस्टेंस है किसी पावर के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु से किसी, सॉरी, किसी टावर के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए। बहुत ही सिंपल, मान लेते हैं हमारा टावर है, इस प्रकार से कोई टावर है। कह रहे इस टावर के पाद, तो पाद ये हुआ, शिखर ये हुआ, तो बोला है कि इस पाद से 20 मीटर दूर। हम लोग 20 मीटर चले गए, जो बोल रहा था वही हम लोग कर रहे हैं। 20 मीटर चले, कह रहे 20 मीटर दूर इस बिंदु से, कह रहे इस बिंदु से टावर के शिखर, तो टावर का शिखर यही ना है, टावर का शिखर यही तो है। इस शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है ना, वह कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कि इस टावर की ऊंचाई बता दीजिए। टावर की ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं। हमको एच निकालना है, तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब आधार हमको tan देगा, तो tan थीटा बराबर निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी एच बटे 20 मीटर, ठीक है। एच बटे 20 मीटर लिख लिया, और tan और थीटा की जगह हमको दिया है कितना, 30 डिग्री बराबर एच बटे 20 मीटर। tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। ओके, अब इधर हो गया हमारा एच बटे 20 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि तिरछा गुना कर लेते हैं। तो इधर तिरछा गुना होता है एच रूट 3 बराबर
20 पे 1 हुआ 20 मीटर हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से हम यदि एच का मान निकाले तो इस √3 से इसको काटेंगे ना तो √3 के बाद 1.73 होता है, इससे भाग लगेगा। ये हमारा अप्रॉक्स आना चाहिए 11.53, ठीक है। 11.53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से भाग करके चेक कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संख्याओं 25 एवं 50 का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। तो कुछ बच्चे अभी अभी कॉपी चालू कर दिए होंगे, इसका एलसीएम निकालने लगे होंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे। यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं। देखिए हमको दो संख्या दिया है, हमको दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या ए और इसका मान दिया है 25 और दूसरी संख्या बी है, इसका मान दिया है 50 और हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल चाहिए। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होता है। हमको मांग क्या रहा था, एचसीएफ तथा एलसीएफ का गुणनफल। तो एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल यही ना है, यह किसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, ये किसके इक्वल है, तो ए इंटू बी की इक्वल है। तो हमको केवल क्या चाहिए, हमको केवल चाहिए ए इंटू बी का मान। ए इंटू बी, ये बोले तो 25 और बी बोले तो 50, इसमें गुना करें तो 25 25 कितना हो जाएगा, 125 पर 1 0, 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। आई होप सभी ने समझा होगा, बहुत ही सिंपल आसान प्रश्न था, इसमें ज्यादा टाइम गंवाने वाली कोई बात नहीं थी। तो देख सकते हैं आज के सेशन में बस इतना ही प्रश्न थे और आज का सेशन ये 9वां सेशन था, यानी मॉक टेस्ट 9 था और इसमें जितने भी प्रश्न थे वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इन सभी प्रश्नों को कर रहे हैं और आपका पूरा मतलब समझिए जितने भी प्रश्न करा रहे हैं उसमें आपको बना रहे हैं, बना पा रहे हैं, यदि सभी प्रश्नों को बना दे रहे हैं तो समझिए आपका सही जा रहा है। यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमजोरी है, या तो आपको सूत्र नहीं याद है या आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आई होप आप सबको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे डाउट है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।